क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम है टॉर्क। हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंट आर्म के बारे में पढ़ा था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसको घुमा देते हैं, ठीक है, उसकी मेजरमेंट भी की जाती है। उसकी मेजरमेंट करने के लिए जो क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। आइए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क मालूम करने के लिए हम दो चीज़ों को ज़रूर देना होगा। प्रोडक्ट मालूम करना होगा किन दो चीज़ों का, एक फोर्स और दूसरा मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म वो डिस्टेंस था जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस जगह पे आप फोर्स लगाते हैं उस जगह से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस था उसको कहते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म यानी कि एल या आर को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं एफ के साथ तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू एल। यानी कि टॉ जो है, ये टॉर्क जो है वो कैसे हासिल होगा, फोर्स को एल से मल्टीप्लाई करने से। एल क्या है, मोमेंट आर्म की बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। इन फिगर 4.6 द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ इज परपेंडिकुलर टू आर। अगर आप फिगर 4.6 को देखें तो आपके पास जो एफ की लाइन दिख रही है, फोर्स की लाइन है, वो परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, आर के साथ। आर से मुराद जो मोमेंट आर्म या एल ही है। ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वही मोमेंट आर्म है, वही आर है, वही एल है। रिमेंबर दैट द टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज जीरो। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि टॉर्क ऑफ फोर्स जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव और कब जीरो होता है, आइए हम सीख लेते हैं। रिमेंबर दैट द टॉर्क ऑफ फोर्स इज जीरो व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकॉज इट्स मोमेंट आर्म बिकम्स ज़ीरो। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजरती है, इट मीन्स कि जिस तरह हमने दरवाजे के एग्जांपल में पढ़ा था जहाँ पे हिंज या कब्जा लगा होता है, अगर आप वहीं पे फोर्स लगानी शुरू कर दें तो इसका मतलब है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो भी वही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वही है, तो कोई भी रोटेशन नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि मोमेंट आर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो फासला जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान था वो आपने ख़त्म कर दिया और हिंज वाली जगह जगह पे ही आपने फोर्स लगानी शुरू कर दी। तो जब मोमेंट आर्म ज़ीरो हो गया तो एल की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो एल की वैल्यू ज़ीरो होने की वजह से एफ से मल्टीप्लाई होने की वजह से टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा जब फार्मूला में आप वैल्यू पुट करते हैं। और उसके बाद है कि टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। वो कैसे होगी, द टॉर्क इज़ पॉजिटिव इफ़ द फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द एक्सिस। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो वो एक्सिस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है जो प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा। एंड इट इज़ टेकन एज नेगेटिव इफ़ द फोर्स टेंड्स टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसके नतीजे में वो एक्सिस के गिर्द क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दें, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं वैसे, तो इसका मतलब है जो पैदा होने वाला टॉर्क है वो नेगेटिव होगा। इसको आप सी एन या कार्टून नेटवर्क से याद रख सकते हैं। सी से मुराद क्लॉकवाइज रोटेशन याद रख लें और एन से मुराद नेगेटिव, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो टॉर्क नेगेटिव होगा एंड वाइस वर्सा। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। आप फार्मूला से देख सकते हैं कि टॉर्क का फार्मूला क्या है, एफ इंटू एल। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं और लेंथ को मीटर में, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। In many cases, the line joining the axis of rotation and point P where the force F acts is not perpendicular the force F। यानी कि बहुत सी सूरत हाल ऐसी होती हैं कि जिनमें जो लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन को पॉइंट P से जोड़ती है, पॉइंट P वो जहाँ के आप फोर्स लगाते हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही होती। देयरफॉर ओ पी विल नॉट बी द मोमेंट आर्म फॉर एफ। तो इसलिए एफ के लिए जो और बी वाली लाइन हम पहले मोमेंट आर्म कंसिडर करते थे अब वो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मोमेंट आर्म जिसको हम कह रहे थे वो 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ी हुई थी एफ के साथ, अब ऐसा नहीं है। देयरफॉर ओ पी विल नॉट बी मोमेंट आर्म, तो इस वजह से हम उसको मोमेंट आर्म भी नहीं कहेंगे। इन सच केसेस भी है, ऐसे केसेस में हमें एफ के कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे परपेंडिकुलर टू ओ पी, जो कि ओ पी के परपेंडिकुलर हों, दैट इज इक्वल टू एल।
और वी कैन फाइंड आर द कंपोनेंट ऑफ एल, या फिर हम जो है आर फाइंड करेंगे जो कि एल का कंपोनेंट होगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि हमें फिर कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। अगर वो मोमेंट आर्म है वो और फोर्स वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हों तो ठीक है, फिर तो हम उसको मोमेंट आर्म ही कहेंगे और बी वाली लाइन को। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम्स में दिखाया गया, फिगर 4.7 में देखें, जो एफ वाली लाइन है वो तिरछी है, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 का एंगल नहीं बना रही। ठीक है, ओ से लेके पी तक की लाइन और एफ अगर आप देखें तो आपस में 90 का एंगल नहीं बना रही, तो इसका मतलब है फिर हमें एफ का कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। इसको हम आर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी बॉडी को मूव करवाया जाएगा ना रोटेशनल फॉर्म में, राउंड शेप में जब मूव करेगी, तो ऐसे ही होगा जैसे कुछ सर्कल बन रहा है, और जब सर्कल बनता है तो उसके सेंटर पॉइंट से लेके बाउंड्री लाइन तक का जो एरिया होता है वो लाइन रेडियस कहलाती है, या उर्दू में उसको रदास कहते हैं। एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर है। इस किसी भी फोर्स का कंपोनेंट या किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है, तो उसके लिए हमें फिर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो नेक्स्ट आएगा तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है कपल। अ कपल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क। कपल भी एक टॉर्क ही है। कपल जैसे जोड़े को कहते हैं जिसमें दो चीज़ों का आना ज़रूरी होता है। वी ऑब्जर्व एट मैनी सिचुएशंस इन आर डेली लाइफ व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस टॉर्क। कपल के लिए दो इक्वल और ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस होती हैं और वो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल व्हाइल ओपनिंग और क्लोजिंग अ वाटर टैप, पानी की टूटी को जैसे आप खोलते या बंद करते हैं। टर्निंग की इन द लॉक, इसी तरह जब आप ताला लगाते हैं तो उसमें चाबी घुमाते हैं। ओपनिंग द लिड ऑफ अ जार, या किसी जार जैसे आपके पास एक जैम का जार है या पिकल जार है, उसके ढक्कन को आप खोलते हैं घुमा के। एंड टर्निंग स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ मोटर कार, वी अप्लाई अ पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो आप यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रहे होते हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और पैरेलल होती हैं। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन दिस वे इज़ नोन एज कपल। तो जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है या जो टॉर्क पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इज़ नोन एज कपल। क्योंकि आप स्टीयरिंग व्हील को देखें तो आपने दाएं और बाएं हाथ से इसको पकड़ा हुआ है। दायां वाला हाथ अगर ऊपर है तो बायां नीचे है, तो आप इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन आप देखें कि एक हाथ ऊपर है और एक नीचे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई और दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो इससे जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, जो टॉर्क पैदा होगा, उसका नाम होता है कपल। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस, जब दो मसावी और मुखालिफ मतवाजी फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ऑफ द सेम बॉडी, एक ही जिसम या ऑब्जेक्ट पे, दे फॉर्म अ कपल, तो वो कपल बनाती हैं। आप देखें स्टीयरिंग पे आपने दो पॉइंट्स पे फोर्स लगाई है, ठीक है, और दो हाथ हैं, एक जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा तो दूसरा नीचे की तरफ। दोनों हाथ दो डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं और बॉडी या स्टीयरिंग मतलब कि एक ही चीज़ है, और दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो इससे जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, जो रिजल्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये कपल है। एग्जाम्पल है 4.2, अ स्पैनर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ यूज टू ओपन अ नट। एक नट को खोलने के लिए एक रेंच या स्पैनर को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा है। If a force of 400 Newton is applied at the end of a spanner shown in figure 4.10, 4.10 में आप देख सकते हैं कि एक स्पैनर है और उसके एंड पे जहाँ F वाला पॉइंट है वहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं 400 न्यूटन की। तो आपने अब बताना है व्हाट इज़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द नट, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। तो लेंथ ऑफ स्पैनर हम देख लेते हैं जो कि L है 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ का जो ऐसा ही यूनिट मीटर है, तो आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अब हमने 25 को तकसीम कर लेना 100 से, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है 0.25 मीटर बन जाएगा। सेंटीमीटर छोटा और मीटर बड़ा है, तो छोटे से बड़े में आप वैल्यू कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप तकसीम करके करेंगे।
100 से तकसीम करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। फोर्स आपको 400 न्यूटन दी हुई है। टॉर्क आपने कैलकुलेट करना है। टॉर्क की फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर दें। F इंटू एल करेंगे 400 इंटू 0.25 होगा, तो आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टॉर्क का ऐसे यूनिट न्यूटन मीटर होता है। उसके बाद है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को समझेंगे। बाय हेड टू टेल रूल 2 और मोर वेक्टर्स कैन बी एडिड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये सीखा था कि किस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर निकाला जाता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को आपने ऐड करना हो तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं, यानी कि एक जो पहले वाला वेक्टर होगा ये टेल लेंगे और जो लास्ट वाला वेक्टर होगा उसका हेड लेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये रूल हमने सीखा था। इट्स रिवर्स प्रोसेस इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि इसका उलट प्रोसेस भी पॉसिबल है। गिवन वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। तो इसका मतलब है गिवन वेक्टर के ये क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स कहलाएंगे। यानी कि वेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा और उसको तोड़ेंगे तो कंपोनेंट वेक्टर बनेंगे हैं। तो इस तरह आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आप चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो वेक्टर्स हैं चाहे वो फोर्सेस हैं, उनको आप डिवाइड कर रहे हैं। इवन वेक्टर को डिवाइड करने के अलावा आप जो है कंबाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली अ फोर्स इज रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट्स। नॉर्मली क्या होता है कि फोर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच आर परपेंडिकुलर ईच अदर, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। और इनको हम 2 नाम दे सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स भी कह सकते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स भी कह सकते हैं। सो अगर आपसे ये पूछा जाए पेपर में कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं फोर्स के या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं फोर्स के, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे उसमें, यानी कि फोर्स को आप 2 कंपोनेंट्स में नॉर्मली डिवाइड करते हैं और वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। उसके बाद है लेट अस रिजॉल्व अ फोर्स F इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हमने ये सीखना है कि अगर हमारे पास एक F फोर्स है तो उसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व या डिवाइड करेंगे। अ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल थीटा विद एक्सिस इज शोन इन फिगर 4.11a। अगर आप 4.11a वाली फिगर को देखें तो उसमें आपको F ब्लू कलर का एक वेक्टर नज़र आ रहा है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए हुए है। Imagine a beam of light is placed above the vector F. As the light falls perpendicularly to the x-axis, it will cast a shadow OA of vector F onto x-axis. We call this shadow as x component of vector F. In the same way, if the light is thrown perpendicular to y-axis, the shadow OB of vector F on y-axis is the y component of F. इस सारी डिटेल को लिखने के बजाय ना सिंपल आप ये बता सकते हैं कि ये जो आपके पास ब्लू कलर का F वेक्टर गिवन है ना, तो इसमें आप देखें C वाला जो पॉइंट है वहाँ से आप नीचे x एक्सिस की तरफ एक डॉटेड लाइन या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। F ऑफ x हासिल हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, सही है। इसी तरह आप y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो F का आप C वाला पॉइंट देखें, वहाँ से आपने y वाली लाइन के ऊपर डॉटेड लाइन यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपके पास F ऑफ y आ जाएगा। यही सारी बात उन्होंने यहाँ पे गोल मोल करके लिखी हुई है। आप सिंपल अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, आपने ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखनी है, जैसे मैंने आपको समझाया आप वैसे लिख सकते हैं। आपके पास सिंपली एक फोर्स वाला ब्लू कलर का जो वेक्टर शो हो रहा है ना, वहाँ से आपने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हासिल हो जाएगा, जो खुद भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये सारी कहानी उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। जब आप किसी वेक्टर के कंपोनेंट या हिस्से की बात करते हैं, वो असल में गिवन डायरेक्शन में उसकी एक मौसर कीमत या इफेक्टिव वैल्यू ही होती है। The x and y components can be practically drawn simply by dropping
The x and y components can be practically drawn simply by dropping perpendiculars from the tip of vector f onto x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने वेक्टर f से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस के ऊपर भी और y एक्सिस के ऊपर भी बिलतरतीब। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिलतरतीब। द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स f इज डिनोटेड एज f ऑफ x एंड y कंपोनेंट एज f ऑफ y। x कंपोनेंट कौन सा है? फोर्स या एफ के दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट के लिए आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और वाई कंपोनेंट के लिए लिखेंगे एफ ऑफ वाई। फ्रॉम फिगर 4.11 बी इट इज एविडेंट दैट एफ इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ कंपोनेंट्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लू कलर का आपको एफ वाला वेक्टर दिख रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर है किन दो वेक्टर्स का, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का। तो मोर ओवर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एफ। इसलिए हम इनको फोर्स एफ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं आपस में। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी इन फिगर 4.11 बी। अगर आप फिगर 4.11 बी को देखें तो आपके पास तीन वेक्टर्स शो हो रहे हैं, एक एफ का और दो इसके कंपोनेंट्स हैं यानी कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, जो कि बिलतरतीब ग्रीन और पिंक कलर में दिए हुए हैं। आइए अब हम इनकी कैलकुलेशन सीखते हैं। अब उस कैलकुलेशन को सीखने से पहले हमने देखना है कि ये जो ब्लू ग्रीन और पिंक कलर की लाइन है ये मिल के आपस में क्या बना रही है। ये ओ ए सी के नाम से एक ट्राइंगल बना रही हैं। इस ट्राइंगल को हम फर्दर मैथ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। मैथ में हमने पढ़ा था कॉस थीटा बराबर होता है एक ट्रिक से हमने इसको याद किया था, कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली कॉस थीटा, ब्राउन बेस और हेयर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आपके पास ये जो ग्रीन कलर का एरो शो हो रहा है ना ये बेस है जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना होता है, ठीक है। तो ये बेस कंसिडर होती है और जो पिंक कलर की लाइन है ना यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये परपेंडिकुलर होता है और जो 90 के सामने वाली तिरछी लाइन होती है ना ये जो ब्लू कलर में शो हो रही है ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ठीक है। नीचे बेस है कायदा और साइड पे परपेंडिकुलर पिंक कलर का जिसको अमूद कहते हैं और ये जो हाइपोटेन्यूज है ना ब्लू कलर का इसको वितर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हमने पढ़ा था कि कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस इसमें क्या शो हो रही है आपको ओ से लेके ए तक और हाइपोटेन्यूज क्या शो हो रहा है ओ से लेके सी तक। तो इसका मतलब है ओ ए ओवर ओ सी लिख सकते हैं। ओ से लेके ए तक आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो वैल्यू पुट कर दें। फिर इसी तरह ओ से लेके सी तक आपके पास है एफ तो एफ वाली वैल्यू पुट कर दें। तो आगे आपने किस तरह से सॉल्व करना है कि एफ ऑफ एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है। तो अब इधर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कंपोनेंट, ठीक है, एक्स कंपोनेंट चाहिए तो वो है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को आप एक तरफ रहने दें और जो एफ डिवाइड हो रहा है ना वो बराबर की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से आप साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, उसको हमने याद रखा था एक ट्रिक से, सम पीपल हैव। साइन थीटा किसके बराबर था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है और ए से लेके सी तक जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता है अमूद, ए से लेके सी तक जो है वो परपेंडिकुलर है और ओ से लेके सी तक जो है हाइपोटेन्यूज है। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है तो एफ ऑफ वाई ओवर एफ लिख देंगे। अब हमने एफ ऑफ वाई मालूम करना है तो एफ हमें नहीं चाहिए, डिवाइड हो रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मैथ के रूल्स अप्लाई करके इनको सॉल्व कर लिया है। तो हमें अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा जी, वो एफ कॉस थीटा के बराबर होगा। फिर वो पूछते हैं एफ ऑफ वाई यानी कि वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर होगा, कि वो एफ इंटू साइन थीटा के बराबर होगा। इसी तरह यहाँ पे थोड़ी सी मालूमात लिखी हुई है। A tightrope walker balances himself by holding a bamboo stick. This is an application of principle of movements. जब हमें बताया जाता है कि एक पर्सन है जो कि एक रस्सी और बैलेंस करते हुए चलता है तो उसने हाथ में ना एक बैम्बू स्टिक पकड़ी होती है, ठीक है।
तो वो कैसे खुद को बैलेंस करता है, उस स्टिक की मदद से खुद को बैलेंस करता है। तो यहाँ पे कौन-सा रूल अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का रूल अप्लाई होता है, जो ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, तो उसके फॉर्मूले उन्होंने लिख के आपको बता दिए हुए हैं। तो ये आपने मैथ में भी सीखे हुए हैं और यहाँ पे भी मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। साइन थीटा के लिए सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा के लिए करली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा के लिए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। और ये टेबल भी आपको मैथ के लेक्चर्स में सिखाया गया है, वो वीडियोस भी आपको चैनल पे अवेलेबल है कि ये टेबल किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद 4.5 वाला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब अगर हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फोर्स निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स कैन बी फाउंड इफ़ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर नोन। अगर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दे दिए जाए ना, तो फिर हम बता सकते हैं कि फोर्स कितने न्यूटन की थी और उसकी डायरेक्शन क्या थी, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, वो कितने न्यूटन की थी और वो किस डायरेक्शन में लग रही थी। तो हम ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि मसला फिसागोरस हमने अप्लाई करना है टू द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओएसी। हमने अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ी है ना, कायमत ज़ाविया मसलस, जिसमें कम से कम एक ज़ाविया 90 दर्जे का हो, 90 डिग्री का हो। तो उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो उसमें हमारे पास फार्मूला होता है। इसमें हमने ना हाई ब्लड प्रेशर से की ट्रिक से इसको याद रखना है। हाई से मुराद है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर बराबर होता है ब्लड प्रेशर से मुराद है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट कर लें आप ट्राइंगल से देख के। तो उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर। तो फिर उसके बाद आपने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना है, जज़र ले लेना है। तो एफ के ऊपर से स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में काट के तो एफ आज़ाद हो जाएगा, एफ लिखा जाएगा बराबर है। तो दूसरी तरफ तो जज़र एज इट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फोर्स किसके बराबर होती है कि एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई के स्क्वायर के जज़र के बराबर होती है, यानी स्क्वायर रूट के बराबर होती है। हैंस यूजिंग इक्वेशन 4.4 द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ द रिक्वायर्ड वेक्टर एफ कैन बी डिटरमिन्ड, यानी कि इक्वेशन 4.4 को अगर आप यूज़ करें तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं और उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए आपको टैन थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और टैन थीटा का फार्मूला होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या था, एफ ऑफ वाई, और बेस क्या थी, एफ ऑफ एक्स। ये वही ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं जो पहले हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अब आपने थीटा मालूम करना है, एंगल मालूम करना है। टैन आपको नहीं चाहिए तो टैन जब दूसरी तरफ जाएगा तो टैन इनवर्स लिखा जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली टैन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना थीटा के साथ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड होगा। जब डिवाइड से ऊपर हम उसको लेके जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए टैन इनवर्स इसको पढ़ा जाएगा। बाकी एफ ऑफ वाई और ओवर एफ ऑफ एक्स तो एज इट ही रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको मैथ के क्वेश्चंस की तरह ये भी समझ में आ गया होगा। बाय यूजिंग टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कैलकुलेटर द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी डिटरमिन्ड। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, अ फोर्स ऑफ 160 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ वुडन बॉक्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक फोर्स 160 न्यूटन की लग रही है एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर और एंगल कौन सा बना रही है, 60 डिग्री का, यानी कि थीटा यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है और फोर्स यानी कि एफ आपके पास 160 न्यूटन गिवन है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये उफ़की है। डिटरमिन क्या करना है, द वैल्यूज़ ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। फोर्स के आपने दो कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई मालूम करना है। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखते हैं जो कि एफ इज इक्वल टू 160 न्यूटन है। एंगल या थीटा जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपने यूजिंग कैलकुलेटर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60, तो थीटा की जगह आप वैल्यू पुट कर देते हैं 60। तो आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.866। और उसके बाद आप कॉस थीटा मालूम करेंगे तो थीटा की जगह आप 60 डिग्री लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। एक्स कंपोनेंट इज गिवन बाय इक्वेशन 4.2। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू हमने किस तरह से निकालनी है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा की। इसको हम पहले सीख चुके हैं। एफ लिखेंगे, फिर उसके बाद
कॉस और थीटा। एफ से मुराद के एफ की वैल्यू लिखेंगे 160 न्यूटन आ जाएगी, मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 न्यूटन आ जाएगा। इसी तरीके से वाई कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे। वाई कंपोनेंट में हमने एफ ऑफ वाई का फॉर्मूला लगाना है। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। एफ से मुराद 160 न्यूटन है, मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा की वैल्यू से जो कि हमने मालूम किया है 0.866, तो 160 को 0.866 से मल्टीप्लाई करें तो 138.6 न्यूटन आ जाएगा।